गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम न्याय दर्शन पढ़ रहे थे। न्याय दर्शन में अब आज हम न्याय दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे सत्कार्यवाद भी कहा जाता है। कार्य कारण सिद्धांत इसे असत्कार्यवाद भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन में सभी दार्शनिक संप्रदाय कारण कार्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। सबकी अपनी अपनी व्याख्या होती है, वो उनकी तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा से मेल खाती है। अभी हम असत्कार्यवाद पढ़ेंगे, जो न्याय दर्शन का है। यह भी इसकी ज्ञान मीमांसा से और इसकी तत्व मीमांसा से मेल खाएगा, उससे असंगति नहीं रखता। तो सबसे पहले हम कार्य कारण सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत होता क्या है। देखिए, कार्य कारण सिद्धांत ये मानकर चलता है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये मानता है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। तो अगर हम जगत में बाहर तलाश करें तो हमें पता चलेगा हर घटना का या हर वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि किस घटना को कारण कहें और किस घटना को कार्य कहें। कुछ खास ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो सिर्फ कारण में हो और कारण को बाकी घटनाओं से अलग करें। क्योंकि जब कोई एक घटना घटित होती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। तो हम किसे कारण कहें और किसे उस घटना का कारण ना कहें। क्यों? क्योंकि इस जगत में एक साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। इस जगत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो किसी एक विशेष कार्य के विशेष कारण को बताने के लिए उस कारण को हमें पहचानना ज़रूरी है, और उस कारण को पहचानने के लिए हमको ये भी देखना ज़रूरी होगा कि उस कारण की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं कि ये कहा जाए कि इस कारण से यही कार्य उत्पन्न हुआ। तो देखिए, कारण के कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता तो ये मानी जाती है कि जो कारण होता है वो कार्य से पहले आता है। पहली विशेषता इसकी ये बताई जाती है, और हमेशा पहले आएगा चाहे जो हो। दूसरी बात, ये कह सकते हैं कि दो तरीके के कारण हो सकते हैं, एक नियत पूर्ववर्ती और एक अनियत पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है? जो पहले आता है उसको पूर्ववर्ती कहते हैं। लेकिन जिस कारण से कार्य उत्पन्न होता है वो नियत पूर्ववर्ती कहलाता है। नियत मतलब फिक्स है कि वो उसके पहले आएगा ही, ठीक है। और अनियत पूर्ववर्ती मतलब ये वो कारण नहीं है जिससे घटना की उत्पत्ति हुई। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उस अनियत पूर्ववर्ती कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई। तो कार्य की उत्पत्ति नियत हमेशा मतलब एकदम स्थायी फिक्स रहने वाले कारण से, पूर्ववर्ती उससे पहले आने वाले कारण से ही होती है। तो कार्य की उत्पत्ति नियत पूर्ववर्ती कारण से होती है। इसके अलावा दूसरी बात, वो तात्कालिक पूर्ववर्ती होता है, मतलब उससे जस्ट पहले आएगा। मान लीजिए कि दिन रात का कारण क्या है? दिन रात का कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ और एक अपनी जगह पर घूमती है। वो अपनी जगह पे घूमती है इसलिए दिन रात होते हैं। सूरज के चारों तरफ घूमती है इसलिए साल बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं। अब एक ये भी माना जाता है कि कारण अनुपादिक होना चाहिए, मतलब कारण शर्त रहित होना चाहिए। अगर हर पहले आने वाले और फिक्स पहले आने वाले को अगर हम कारण मान लें तो दिन का कारण रात और रात का कारण दिन को मानना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, दिन रात का कारण हमको पता है। इसीलिए कारण को अनुपादिक होना चाहिए, मतलब कारण को शर्त से स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे दिन का कारण आप रात को नहीं कह सकते और रात का कारण आप दिन को नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप वो शर्त जानते हैं जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, ठीक है। तो कारण को एक तरीके से हम कह सकते हैं अनुपादिक होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, उसको तात्कालिक होना चाहिए, मतलब उस कार्य से जस्ट पहले आना चाहिए। जैसे मान लीजिए बरसात होने वाली है या बरसात हो रही और या शुरू हुई है जस्ट, इससे पहले कोई बच्चा चिल्लाया कि कोई पक्षी बोला, तो अब हम क्या कहेंगे? क्या हम बरसात होने का कारण बच्चे के चिल्लाने को मानेंगे या पक्षी के बोलने को मानेंगे? हम जानते हैं बरसात होती है बादलों से, जब नमियाँ इकट्ठी हो जाती है और बहुत ठंडी होती है तो वो उस जगह
बरस जाती है। हम बच्चे के चिल्लाने या पक्षी के बोलने को बरसात का कारण नहीं मानते, क्योंकि वो तात्कालिक कारण नहीं है। हो सकता है किसी दूसरी जगह बारिश हो रही हो, वहाँ बच्चा न चिल्लाए, कोई पक्षी ना बोले। इसलिए बरसात का कारण हमेशा नमी का एक जगह इकट्ठा हो जाना और बहुत ठंडा होकर बरसना होता है। तो ये कारण की कुछ विशेषताएं हैं, उसी के आधार पर अब जब कारण में ये सारी विशेषताएं होंगी तभी हम कहेंगे कि उससे वो कार्य उत्पन्न हुआ है। कौन सी? वो नियत पूर्ववर्ती होना चाहिए, वो अनुपातिक होना चाहिए और वो तात्कालिक होना चाहिए। ये सब जब कारण में होगा तो ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होगी। दूसरी बात, एक ही कारण से एक ही कार्य की उत्पत्ति होगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे कारणों से मिलकर एक कार्य की उत्पत्ति हो, ऐसा भी नहीं होता। और एक कारण कई कार्यों को उत्पन्न कर दे, ऐसा भी नहीं होता। एक कारण से एक कार्य की उत्पत्ति होती है। अब न्याय दर्शन में विशेष तौर पर 3 तरीके के कारण माने गए हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ। उपादान कारण, इसको समवायी कारण भी कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं समवायी कारण। ये कारण के प्रकार हम पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा होता है असमवायी कारण। तीसरा होता है निमित्त कारण। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कारण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उपादान कारण या समवायी कारण। उपादान कारण एक तरीके से वो पदार्थ है या वो मैटर है जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, या हम कह सकते हैं किसी वस्तु के बनने के लिए जिस सामग्री की ज़रूरत होती है उसे हम उपादान कारण कहते हैं। जैसे कुर्सी बनाने के लिए हमको, मान लीजिए लकड़ी से हम कुर्सी बना रहे हैं तो लकड़ी हमारे लिए उपादान कारण हो गया। कोई भी सामग्री जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, घड़ा बनाने के लिए हमको मिट्टी चाहिए, तेल निकालने के लिए हमको बीज चाहिए, कुछ भी, कोई भी सामग्री जो किसी कार्य की उत्पत्ति में मदद करे वो कारण कहलाता है, वो उपादान कारण कहलाता है। सामग्री एक तरीके से हम मोटा मोटा समझ सकते हैं। इसको समवायी कारण भी कहेंगे। असमवायी कारण क्या होता है? असमवायी कारण उपादान कारण में ही निहित रहता है और कार्य की उत्पत्ति में उपादान कारण की मदद करता है, उसको असमवायी कारण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें धागे चाहिए, उससे हम कपड़े का निर्माण करते हैं, लेकिन धागे जो आपस में मिलते हैं, ये जो गुण है ये क्या है? असमवायी कारण। या फिर धागों का जो रंग है जिससे वो सूत का रंग बनेगा, ये असमवायी कारण होता है। मतलब कोई भी सहायक तत्व जो उपादान कारण से कार्य की उत्पत्ति में मदद करता है उसको असमवायी कारण कहते हैं। क्लियर? अब आता है निमित्त कारण। जब हमारे पास मान लीजिए एक समय के लिए हम कहते हैं कि उपादान कारण है, असमवायी कारण भी है, लेकिन उपादान कारण से कार्य की उत्पत्ति के लिए हमें निमित्त की, मतलब हमें किसी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। वो शक्ति या गति या ऊर्जा निमित्त कारण कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें मिट्टी से घड़ा बनाना है, तो इसके लिए हमें कुम्हार की ज़रूरत पड़ती है। ये जो कुम्हार है यहाँ पर निमित्त कारण है। ठीक है। ऐसे ही हमें माली की ज़रूरत पड़े कि हम चाहें कि बीज से पौधा निकले, या लकड़ी से मेज बन जाए, कुर्सी बन जाए, या सब्जी हो तो वो पक जाए। इसके लिए हमेशा हमें किसी निमित्त कारण की ज़रूरत पड़ती है। तो उपादान कारण को कार्य में बदलने के लिए जिस शक्ति ऊर्जा गति की हमको ज़रूरत होती है उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। तो ये हमने 3 तरीके के कारण समझ लिए जो न्याय दर्शन मानता है और हमें बताता है। अब हम इस असत्कार्यवाद को पढ़ते हैं कि क्यों न्याय के कारण कार्य सिद्धांत को असत्कार्यवाद कहा जाता है। इस असत्कार्यवाद को अगर हम थोड़ा तोड़ें, ए प्लस सत प्लस कार्य प्लस सिद्धांत। ए का मतलब होता है नहीं या नन, सत का मतलब होता है अस्तित्व, कार्य का मतलब होता है कार्य, इफेक्ट, और वाद का मतलब होता है सिद्धांत। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो ये मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं, ये असत्कार्यवाद का सिद्धांत कहलाता है। असत्कार्यवाद के सिद्धांत को अगर मैं एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो ये कह सकते हैं कि असत्कार्यवाद का सिद्धांत वो कार्य कारण सिद्धांत है जो ये मानता है कि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं रहता। असत मतलब उसका अस्तित्व कारण में नहीं होता। इसका विरोधी मत दिया है सांख्य दर्शन ने, जो ये बोलता है कि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में रहता है।
अपनी बात को सही साबित करने के लिए या अपने पक्ष में समर्थन देने के लिए न्याय दर्शन कुछ तर्क हमारे सामने रखता है। वो ये कहता है कि वो विरोधी की बात को सच मानता है कि मैं अगर आपकी इस बात को स्वीकार कर लूँ कि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में रहता है, तो हमें कारण से कार्य को उत्पन्न करने के लिए किसी निमित्त कारण की आवश्यकता क्यों है? अपने आप वो उसी से उत्पन्न हो जाना चाहिए, लेकिन हमें एक निमित्त कारण की जरूरत पड़ती है। इससे प्रूफ होता है कि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं रहता। इसके अलावा वो ये कहता है कि हम कार्य के लिए अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कारण के लिए हम अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। इससे ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से भिन्न चीज़ें हैं, एक नहीं है। एक होती तो हम एक ही शब्द से काम चला लेते, लेकिन हमें दोनों के लिए अलग अलग शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वो एक तर्क ये भी देता है कि कारण जिस प्रयोजन की पूर्ति करता है और कार्य जिस प्रयोजन की पूर्ति करता है वो एक दूसरे से पृथक होते हैं। दोनों के भिन्न भिन्न प्रयोजन को पूरा करना ये दिखाता है कि कारण अलग है, कार्य अलग है, कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं रहता। जैसे आप घड़े में पानी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आप मिट्टी में पानी इकट्ठा नहीं कर सकते। इससे ये पता चलता है कि घड़ा अपने उत्पन्न होने से पहले मिट्टी में नहीं रहता। इसके अलावा एक तर्क और वो देता है, वो ये कहता है कि देखिए, हाँ, हम ये देखते हैं कि कारण का आकार अलग है, कार्य का आकार अलग है। दोनों के आकार में भिन्नता भी ये दिखाती है कि कार्य अलग चीज़ है, कारण अलग चीज़ है। मिट्टी का आकार ढेला भी हो सकता है, या यूँ बिखरी भी हो सकती है, या किसी चीज़ का हिस्सा भी हो सकती है, किसी बड़ी टीले का हिस्सा भी हो सकती है, किसी बड़े गड्ढे का हिस्सा भी हो सकती है। लेकिन कार्य जब वो मान लीजिए सिर्फ घड़ा ही नहीं बनता, तश्तरी बन रहा है, दिया बन रहा है, ग्लास बन रहा है, करवा बन रहा है, जो भी बन रहा है वो कार्य है, उसका आकार अलग है, उसका आकार अलग है। इसके अलावा और एक और महत्वपूर्ण तर्क न्याय दर्शन ये कह के देता है कि अगर कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में रहता तो हम ये क्यों कहते कि कारण से कार्य उत्पन्न हुआ। हमारा ये कहना कि कारण से कार्य उत्पन्न हुआ ये सिद्ध करता है कि कार्य एक नई चीज़ है जो कारण में नहीं था, ये उससे पृथक अपना अस्तित्व रखता है और अपनी उत्पत्ति के लिए उस पर निर्भर नहीं है। इस तरह से समझा सकते हैं। तो कार्य का उत्पन्न होना, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ये दिखाता है कि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में निहित नहीं है। इसके अलावा इसके इस सिद्धांत को असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। इसको आरंभवाद कहने की वजह क्या है? इसको आरंभवाद कहने की वजह वही है कि कार्य एकदम नई उत्पत्ति है। कार्य के उत्पन्न होने के साथ ही कुछ नया उत्पन्न होता है या कोई नया कार्य आरंभ होता है, प्रारंभ होता है, शुरू होता है, इसलिए इसे आरंभवाद भी कहते हैं। तो न्याय की कार्य कारण सिद्धांत को हम आरंभवाद भी कह सकते हैं, असत्कार्यवाद भी कह सकते हैं। प्रश्न अगर आरंभवाद पर आए तो भी हमें असत्कार्यवाद का उल्लेख करना, और सिर्फ असत्कार्यवाद आ जाए तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सिद्धांत न्याय का कार्य कारण सिद्धांत है। और इसे बहुत एक संक्षेप में अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो कहने का मतलब यही है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं रहता। ये न्याय का कार्य कारण सिद्धांत है। कल हम न्याय का ईश्वर विचार और आत्मा संबंधी विचारों को समझेंगे। थैंक यू।